नमस्ते भाई, कैसे हो आप लोग। नमस्ते भाइयों, तो मेरे भाई आप सभी का स्वागत है एसएसपी पे। मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, जो आपके अब सामाजिक विज्ञान के जो प्री बोर्ड होने वाले हैं, इसके लिए कंप्लीट सेशन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितने भी चीजें हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप इस सेशन को कर लेते हो तो कंप्लीट वीडियो से आपके यहाँ पे मेरे भाई ये जो 70+ का आंकड़ा आप क्रॉस कर जाओगे, 70 में से 80 में से 70 आपके पक्के हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको जो भी चीज बताता हूँ आपको होता है कि ऑथेंटिक होता है, और ये आपके प्रीवियस बेस पे कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, जो जो टॉपिक बताऊं आप कंप्लीटली उसे पढ़ के जाना, जहां से आपके पूरे डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। समझे मेरे भाई। तो इस पॉइंट को आपके सामने ये रखता हूं कि भाई आप अगर कंप्लीट इस सेशन को देखते हो तो आपका पूरा एसएसटी कंप्लीट हो जाएगा। इतने से समय में इन्हीं टॉपिक को करके जाना, इन्हीं क्वेश्चन को करके जाना, आपका भाई बिल्कुल काम सेट हो जाएगा। तो चलो मेरे भाई, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि जो हमें सबसे पहले तीनों में से सबसे पहले हम इतिहास को उठाते हैं, और इसका नाम आप जानते ये है। इसके अंदर से आपको पहला चैप्टर ये आपको करना है यूरोप में राष्ट्रवाद, फिर आपको यहाँ करना है भारत में राष्ट्रवाद, तो उसके बाद ये वाला चैप्टर और मुद्रा, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो मेरे दोस्त एक पॉइंट याद रखना, अगर आप ये दोनों चैप्टर कर लेते हो, यहाँ से आपके क्या बन जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे। 100% समझ रहे हो। उसी तरीके से आपके सामने ज्योग्राफी का देखते हैं। ज्योग्राफी में से आपको होता है कि ज्योग्राफी में से मोस्टली जो है आपके तीन, यहाँ पे ज्योग्राफी में से क्या है, तीन मैप आएगा। आप प्रीवियस मैप भी सर्च करके देख सकते हो, ऑलरेडी पिछले साल भी अपलोड हुआ था, वही है। क्योंकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ, बस थोड़ा सा टॉपिक चेंज हुआ मैप में, बट कोई भी चेंज नहीं हुआ। तीन आपके यहाँ पे ज्योग्राफी के मतलब भूगोल के, दो आपके मैप आ रहे यहाँ पे हिस्ट्री के। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, समझे दोस्त। तो इतना कंप्लीट। इसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा मेरे भाई, एक तो आपके सामने यहाँ पे विनिमय उद्योग, और इस वाले से ये तो आपके पास यहाँ पे मैप्स के लिए आएगा, और एक ये वन ये संसाधन वाले से एक आपके पास इकोनॉमिक्स में आ जाओ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। और यहाँ से तो आपके सामने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है संवाद से, और ये राजनीतिक जान, इससे आए ना आए लेकिन इससे जरूर आएगा एक इससे, इन दोनों से आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100% की बात है भाई। और उसके बाद इकोनॉमिक्स में आपके सामने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मानो यहाँ से एक आपके पास एमसीक्यू बनेगा और एक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस बनेगा। इस पॉइंट को अभी लिख लो, और ये वैश्वीकरण यहाँ से भी आपके एक लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। तो समझ आ गई आपको बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ भाई। कंप्लीट आंख बंद करके बिलीव कर सकते हो। बस आपने मैथ्स और इंग्लिश में देख ही लिया है, मिड टर्म में तो आपने कंप्लीट पेपर देखा ही था। इस बार बस हिंदी यानी कि इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट में जो मैथ्स की स्टैंडर्ड है वो थोड़ी ऊपर नीचे, बहुत उल्टा पेपर आया। अदरवाइज तीनों शिफ्ट, चाहे बेसिक को स्टैंडर्ड, आप मैच कर दो, चेक कर सकते हो जाके। तो मेरे भाई चलो शुरू करते हैं। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना एक बार अपने एंड से लाइक कर दो, क्योंकि मेरे भाई आपकी एक लाइक बहुत मोटिवेट करती है। और आप जानते हो आपका पीछे कभी भी नहीं छोड़ा, मैंने हमेशा साथ दिया है। तो ये भी पॉइंट याद रखो, बस आप थोड़ा सपोर्ट। और भाई मेरा एक ही मिशन है, बस 100 के एक थोड़ा सा जल्दी हो जाए, बहुत लंबा समय हो गया है, समझे दोस्त। बस उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक वाइक कर दोगे। अब फटाफट से पेन कॉपी ले लो या अपने बुक में सपोर्ट में लगाना शुरू कर दो। ये चलो फ्रेडरिक शेली की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम जो इंपॉर्टेंट बात करते हैं यहाँ पे है भाई राष्ट्रपति के उदय कारण। ध्यान से सुनते जाना भाई, इस वीडियो कोई एडिटिंग नहीं होगी, तो कंप्लीट थोड़ा सा आप लोग देखते जाना, जिससे कि आप अपना अच्छा आंसर कर पाओ। देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट राष्ट्रपति में, ये वो चीजें बिल्कुल भी नहीं बताने का जो भी आपको लगे कि हाँ भाई ये तो बहुत ज्यादा सिरदर्दी है और ये पेपर में अभी आने लायक नहीं है। तो सबसे पहला टॉपिक आपको, इतने सारे टॉपिक में से एक ये पहला टॉपिक आप तैयार कर लेना, 1815 वियना की ट्रीटी। और ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है, समझे भाई। बहुत पेशेंसली समझाओ, थोड़ा सा समय लग जाएगा, बट डोंट वरी, अभी आप करते जाओ। ये दोनों की बातें मैं आपको नीचे बता दूंगा। उसके बाद आपके सामने एक ही क्वेश्चन आ जाता है, जर्मनी के एकीकरण 80 मतलब कि 1866 से 71 तक की बातें, जो कि आपके सामने एकीकरण नेतृत्व कैसे हुआ, और यहाँ पे जो भी राष्ट्र निर्माण की भूमिका थी किस तरीके से क्या हुआ। एक आपके पास इटली का आएगा, और इटली के बाद आपको इसके अंदर से ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपने ये दो टॉपिक, अभी देखो इसमें कितने सारे टॉपिक है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने 3 टॉपिक बताया। आप अगर इतना करते हो तो मेरे सफिशियंट होगा मेरे भाई इसके लिए। और एक स्टेटमेंट आप जानते हो बहुत फेमस
फेमस स्टेटमेंट है। अगर आप उतना वो स्टेटमेंट करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, समझे दोस्त। तो चलो देखते हैं स्टेटमेंट। आ जाए तो राज्यों की कल्पना की बात करता है यहाँ। जो आपके वीडियो वाला पॉइंट आ जाए तो समझ आता है। ये देखो भाई, यहाँ से आपके क्या है, एक इस चिन्ह को और ये पूरी प्रतीक को कर लेना, 1 नंबर का ये एमसीक्यू आ सकता है। ये मैचिंग में आ सकता है, जैसे तलवार किसको दिखाता था, यहाँ पे कवच किसको दिखाता था, टूटी बेड़िया किस चीज को दिखाता था, उगते हुए सूरज किसका प्रतीक था। तो यहाँ से एक एमसीक्यू भाई, 5 मिनट लगेंगे मुश्किल से आपको पढ़ने में। और भाई ये जो 2 वर्ड है, ये 2 वर्ड आप याद करके जाना, समझे भाई। ये 2 वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को, मतलब यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, ये मेटरनिक ने कहा था। और मेसनी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है, ये भी मेटरनिक ने कहा था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। तो टॉपिक तो आपको ऑलमोस्ट समझ आ गया होगा। तो मेरे भाई इस तरीके से देखो, इस तरीके से आपके सामने एमसीक्यू कैसा होगा, कुछ इस तरीके से नए पैटर्न का एमसीक्यू होगा। क्योंकि भाई सीबीएसई ने आपने अभी लेटेस्ट चेंजेस देखा, अपने मैथ्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, फिर इस तरह की चीजें आपको मैचिंग करनी पड़ेगी किसके साथ किसका। जैसे मान लो उगते हुए सूरज क्या था, यहाँ पे आजादी मिलना, तो आप मान लो डी का सेकंड है, तो सबसे पहले डी का सेकंड चेक करो किस ऑप्शन में। इसमें डी का 4 है, डी का फर्स्ट है, यहाँ पे है भाई, यहाँ पे डी का आजादी मिलना, एक तो नई युग की शुरुआत है। तो मेरे भाई आपके सामने क्या है, इस तरह के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप जानते हो सीबीएसई ने बहुत सारे पैटर्न चेंज किया है, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको जरूर आएंगे, इसीलिए मैं आपको पीछे ही बताया हूँ, ठीक है। और आप ये कंप्लीट करना इसमें, ठीक है। मैं आपके सामने यहाँ पे एक छोटे से, मतलब कि आपको टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन है मेरे भाई, इन लॉन्ग क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है। एक तो ये चौथा जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया था, फिर इटली जो आपको ऊपर टॉपिक बताया गया वही मेरे भाई यहाँ पे मिलेगा आपको सामने। और यूरोप के कुलीन वर्ग के बारे में आपको पढ़ना है, 1815 वेना के ट्रीटी के बारे में पढ़ना है, उदारवादियों द्वारा कैसे राजनीतिक, आर्थिक और यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक के बारे में था, ये पॉइंट आप जरूर करके जाना। उसके बाद औद्योगिकरण की वृद्धि के कारण क्या था, ये दोनों अगर एक पॉइंट याद रखना। ये पहला टॉपिक आप याद रखो। पहला तो ये याद रखना, जो यूरोप था, यूरोप के रिस्पेक्ट में, यूरोप के मेन रिस्पेक्ट में वहां का ये जो था आपके सामने सामाजिक है भाई, ये जो सामाजिक था मेरे भाई, सामाजिक और उसके पास आर्थिक क्या था भाई, यहाँ पे आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, और अगला था यहाँ पे सांस्कृतिक, क्या भाई, यहाँ सांस्कृतिक। ये 3 टॉपिक आप जरूर इस में तैयार कर लो, जिससे कि आपके तीनों क्वेश्चंस यहाँ से क्लास हो जाएगा, समझे मेरे। इतना होने के बाद अब आपके सामने इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आते हैं सेकेंड चैप्टर पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कि आपके लिए चैप्टर माना जाता है, समझे मेरे। तो चलो फटाफट से सेकेंड चैप्टर को देखते हैं, जो आपके लिए यहाँ पे आने वाला है। ये आपके सामने भारत में राष्ट्रवाद की बात करता है, और ये राष्ट्रवाद में आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बताऊं, इसमें तो एमसीक्यू आपके ज्यादा आएंगे, ठीक है भाई। तो चलो यहाँ पे आपको सामने ये भी बता देता हूँ कि किस तरीके से प्रथम विश्व खिलाफ असहयोग आंदोलन, ये सारे टॉपिक्स थे। असहयोग सहायता, सत्याग्रह बिंदु को हटाओ, यहाँ पे महात्मा गांधी ने सबसे पहले ये 6 अप्रैल को, हाँ भाई, वहां पे सत्याग्रह किया था सबसे पहले, मतलब 6 को पहुंचे थे। तो मैं आपको मेन चीज बताता हूँ। एक तो भाई आप यहाँ से देखो, ये हर बार ये वाला टॉपिक पूछ लेता है, रोलेक्ट एक्ट, क्या भाई, ये टॉपिक हर बार पूछ लेता है। रोलेक्ट एक्ट जो कि 6 अप्रैल महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया था, और ये भी पॉइंट याद रखना, 6 अप्रैल 1913 को, समझे मेरे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर जलियांवाला बाग का हत्याकांड, ये आपको 13 अप्रैल को अमृतसर में हुआ था, लेकिन 6 अप्रैल मेन इसका वो माना जाता है, तो वो भी सही से आप याद रखना, ठीक है। महात्मा गांधी, मैं आपको मेन चीज बताऊंगा, और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। अगर आप इतना करते हो तो बहुत ज्यादा मतलब इजी पड़ जाएगा आपके सामने। ये असहयोग आंदोलन, ये टॉपिक है, आपके 5 पॉइंट आपके तैयार होना चाहिए। तो ये भी पॉइंट याद रखना कि असहयोग आंदोलन 1922 वाला जो था, वो आपके 5 टॉपिक यहाँ से तैयार होना चाहिए, समझे मेरे भाई। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सविनय अवज्ञा, क्योंकि देखो इस चैप्टर में आपके सामने गांधी जी से रिलेटेड बहुत सारे मोमेंट है, जो कि भारत के मतलब रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वो आपको सारी कर लेने, यहाँ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगी इतनी, ठीक है। तो उतना पॉइंट आने के बाद जब सारी चीजें हो जाती है, तो यहाँ सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। मुख्य घटनाएं क्या थी ये भाई, या ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या प्रतिक्रियाएं थी, ये सारी चीजें, समझे मेरे।
शायद इसका नोट्स एप्लीकेशन पे नहीं है, बट मैं भाई आपको एक पॉइंट बता दूं, एप्लीकेशन अपने एसएस पाठशाला एप्लीकेशन पे क्लास 10 के सेक्शन में जाओगे तो भाई ई बुक में जाके सीबीएसई मार्किंग स्कीम, टॉपर शीट, दोनों में से आपको सीबीएसई मार्किंग स्कीम लेनी है, क्योंकि उसके अंदर टॉपर शीट ऑलरेडी मतलब इंक्लूड हो जाएगा, कि आपको पता चलेगा पूरे पेपर मतलब कि मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश कौन से मतलब कहाँ पे नंबर कटते हैं, कहाँ पे नंबर नहीं करते, किस तरह से एग्जामिनर नंबर देते हैं, वो कंप्लीट आपको आरटीआई फाइल वहां पे डाला हुआ है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो मेरे भाई, और उससे आप अपना आंसर राइटिंग तैयार करो किस तरीके से करना है, बहुत मजा आएगा आपको आंसर करने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आप पे। तो इसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके। ये एक साइमन कमीशन भारत को भेजा गया था, आप सबको होता है कि क्यों भेजा गया था, ये एक छोटी छोटी चीजें हैं, बट मैं अभी भाई समय कम है तो इसलिए सारी चीजें नहीं करवा सकता अभी, है ना। बट मेरे भाई ये जो है ये पिछली बार पूछा गया था, यहाँ से क्वेश्चन आया था, ये जो था भारत माता का चित्र किसने बनाया था, ये भी पॉइंट पूछा गया था। पूर्ण स्वराज के औपचारिक क्या था 1929 में लाहौर में किया था। ये सारे एमसीक्यू है भाई, ये फाइनल में आप सबको कराऊंगा। अभी फिलहाल आपको ये करना है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, समझे दोस्त। तो चलो फटाफट से देखते हैं। ये आपके 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता है कि किस तरीके से आपको मैंने पहले बता दिया सामान्य अवज्ञा आपको करना ही करना है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार सीबीएसई का फेवरेट बन जाता है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में किस प्रकार नई आर्थिक स्थिति उत्पन्न की। एक तो ये हो गया, 10 लाइन में आपको तैयारी कर लोगे। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे फटाफट से, प्रथम विश्व युद्ध में भारत के राष्ट्र आंदोलन विकास किस प्रकार मदद की। तो मतलब ये जो प्रथम विश्व युद्ध है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये आपके रिस्पेक्ट, ये आंदोलन से, किससे, आंदोलन से, इनके रिस्पेक्ट में आपको आंसर लिख के लाना है। और मेरे भाई याद रखना, कभी कभी बड़े क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, जो बारहवीं वाले को 12th के बताए थे ना भाई, सेम क्लास था, ये भी पॉइंट याद रखना। वहां पे मैंने एक पॉइंट आपको ये आपको बता देता हूँ कि जो इनके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी इन चैप्टर्स के पैसेज भी गिवन होता है, जो केस बेस में से अगर आपको कोई आंसर ना आए तो पैसेज भी उल्टा के पहले देख लेना, क्या तो वहां पे कुछ क्लू मिल जाए, समझे। ऐसी गलती मत करना कहीं भाई, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती। ये सारी हो गया। उसके बाद में ये एक मेरे भाई, ये लास्ट टाइम में जो एक क्वेश्चन आया था, अब पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों रिपीट हुआ मेरे भाई, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि अल्लूरी सीताराम, जो सीताराम राजू थे, ये कौन थे, इसके बारे में क्वेश्चन आया था मेरे भाई। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, समझे दोस्त। तो ये पॉइंट तो पता चल गया आपको कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, है भाई, किस तरीके से क्वेश्चन आए, ये सारे टॉपिक थे आपके सामने। दो विश्व के बीच में, ये प्रथम विश्व में, ये सारे सारे क्या है मेरे भाई, आंसर्स है। ये मेरे भाई आपको पूरी पूरी आपको अपने सपोर्ट पे मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, क्योंकि भाई प्री बोर्ड बिल्कुल सपोर्ट से बनता है, कहीं पे भी आप पूछ लेना, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो गया आपके सामने। तो चलो आगे देखते हैं, आगे आपके सामने क्या क्वेश्चंस है। तो आगे तो ये सारी चीजें हो गई, आपके पास थर्ड चैप्टर पे आते हैं, जो आपके सामने थर्ड चैप्टर होगा। थर्ड चैप्टर देखो मेरे, ये आपके सामने प्रथम विश्व तो उसी से है, लेकिन आपको ज्यादा, हाँ लेकिन एक पॉइंट याद रखना, इसके अंदर से ये कौन लो बार बार पूछा जाता है, थर्ड चैप्टर से कौन लो पूछा जाता है। ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति, प्रथम विश्व के प्रभाव का वर्णन, एक तो ये जरूर पूछ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आपसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, एक ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक भाई। और उसके बाद में यहाँ पे 1929 आर्थिक मंदी भारत किसानों के मदद को किस तरह प्रभावित हुआ, एक तो ये क्वेश्चन, समझे मेरे भाई। तो ये सारी चीजें हो जाएगी। उसके बाद भाई आपके सामने जो है, ये तो कुछ करना ही नहीं है इसका, उसके सामने उसके बाद आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा, ये मेरे भाई आपके चौथे चैप्टर से, थर्ड से तो आपने देख लिया, उतना बहुत है, उसके बाद कुछ नहीं करना नहीं है। इससे भी आपको मेरे हिसाब से ज्यादा वुड्स वाले में ध्यान लगाना नहीं है भाई। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, एक ये टॉपिक आप तैयार कर लो बस, औद्योगिक परिवर्तन, ये टॉपिक आप तैयार करो। यहाँ से अगर आप क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, अदरवाइज भाई इसका कोई ज्यादा मोल है नहीं, बट बन जाता कभी कभी क्वेश्चन हाथ का श्रम में। ये किस तरीके से कभी कोई क्वेश्चन बन जाता है, इसमें कहते हैं कि नहीं आएगा, बट कभी कभी आ जाता है। और ये भी पॉइंट आप याद रखो, भारतीय कपड़ों का युग कैसे कहा जाता है, उपनिवेशियों में और औद्योगिकरण किस तरीके से हुआ, मशीनरी युग किस तरीके से आया, आज कैसे कैसे काम किया, ये सारी चीजें, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें होने बाद आपके सामने आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं, अगर एक बार आप पढ़ लोगे तो सारी चीजें बना के लिख दोगे, समझे मेरे। तो नेक्स्ट चैप्टर में आपके सामने आते हैं, ये टाइमलाइन है, टाइमलाइन आपको करना नहीं है, क्योंकि टाइमलाइन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, समझे, क्योंकि बोर्ड में भाई बड़े क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपको पहले करवा दूंगा। बट अभी टेंशन ना लो, अभी आपके सामने जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, ठीक है, और ज्यादा कुछ इसमें रखा नहीं है, समझे ना।
गिलगट्स क्या थे, एक बार ये भी क्वेश्चंस पूछ लो, ये क्वेश्चंस कर लो, एक एक 2 नंबर में कभी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये जॉबर कौन थे, एक तो ये, और ये गिलगट्स कौन थे, एक ये। अगर ये दोनों क्वेश्चंस कर लोगे तो इतना आपके लिए सफिशियंट होगा। ठीक है, ये मुद्रा सांस्कृतिक और ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मुद्रा की छपाई, मुद्रा का यूरोप में जाना था, ये पॉइंट था। यहाँ से मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवा देता हूँ कि मुद्रा की क्रांति उसका असर क्या हुआ। तो मेरे भाई एक पॉइंट याद रखो, ये जो मुद्रा की क्रांति जी थी, आप जानते हो मुद्रण, सॉरी मुद्रा क्या है, मुद्रण की क्रांति और उसका मतलब असर क्या था, क्या असर पड़ा, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। चलो अब आते हैं, क्योंकि ये तो पूरा पेपर ही है। देखो, मुद्रण संस्कृति का अपनाना, अभी क्वेश्चंस मानता हूँ भाई, क्वेश्चंस करवाता हूँ सीधा आपके, जो लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले में भी आप ये स्टेटमेंट याद रख के जाओ, यहाँ पे इनमें से सारी सारी स्टेटमेंट को देख लो, कुछ भी आए आप यहाँ पे इसका नाम याद रखो। एक तो मार्टिन लूथर किंग था, और एक आपके लुई सेबेस्टियन मैक्सवेल था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चंस में देखते हैं। एक, जापान में छपी सबसे पुरानी पुस्तक का नाम क्या था, ये ज्योतिबा फुले द्वारा रचित पुस्तक गुलामगिरी का मुख्य विषय क्या था। तो मेरे भाई ये पॉइंट याद रखना, ज्योतिबा फुले ने क्या लिखी थी, ज्योतिबा फुले ने लिखा था पुस्तक गुलामगिरी, इसका मेन कारण क्या था, जाति प्रथा, भारत की अर्थव्यवस्था, आधुनिक का प्रभाव, जनसंख्या की समस्या। क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हो मेरे भाई ज्योतिबा फुले ने कौन सी किताब लिखी, आई मीन किताब जो लिखी थी उसका मेन उद्देश्य क्या था। ये सारी चीजें होने के बाद मेरे भाई आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके सामने बहुत जल्दी। ठीक है, ये तो एक नंबर वाले क्वेश्चंस हो गए। देखो भाई, अब जो आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में देखो भाई, आपके सामने जो लॉन्ग क्वेश्चंस बार बार आ जाते हैं, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे, हस्तलिपि पांडुलिपियों में उत्पन्न बुकों की बढ़ती मांग को पूरा क्यों नहीं कर सका। एक तो ये वाला पॉइंट आपके सामने, क्योंकि भाई इसी चीज पे क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं। और ये देखो, पांडुलिपियों में क्या था, जो लिखे जाते थे पुराने जमाने में, एक तो वो हो गया। उसके बाद में भी आपके सामने ही यहाँ पे जो मुद्रण पढ़ने में जुनून को बढ़ावा किस तरीके से दिया गया। उसके बाद एक मुद्रण संस्कृत, एक ये मुद्रण भारतीय राष्ट्रपति को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार योगदान था। क्यों जानते हो, अगर ये हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती तो हम इतनी आसानी से आजादी नहीं ले पाते। तो ये सारी चीजें होने के बाद आपके सामने मेरे इतना तो सफिशियंट हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं आपकी सेकेंड बुक, मतलब कि ज्योग्राफी के ऊपर, ज्योग्राफी संसाधन एवं विकास का है। तो ये पॉइंट याद रखना, बुक को अगर हिस्ट्री में जितना मैंने ऊपर बताया, अगर आप उतना करते हो तो उतना आपके लिए सफिशियंट है। उसके आगे आपको नहीं पढ़ना है कुछ भी, उतना चीज कर लो। और बुक में आप रफली किए तो ठीक है, नहीं तो सपोर्ट मटेरियल आप कर लो। प्री बोर्ड आपके टोटली उसी से बनेगा, हाँ भाई, बट बोर्ड उससे नहीं आता है। मैं आपको बता दूं, बोर्ड का अलग कंसेप्ट है, मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा कहाँ से क्या बनेगा। बट हाँ, फिलहाल आप उस चीज को अभी इतना करना समझे। नवनीकरण, अनवनीकरण, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखो, सतत पोषणीय विकास, मतलब सतत पोषणीय विकास क्या कहलाता है, एक ये आपके सामने करके जाना है इस क्वेश्चन को। मतलब ये टॉपिक आपको आना चाहिए किसी भी कंडीशन में। और भाई एक ये पॉइंट, ये टॉपिक भी याद रखना, ये तो एमसीक्यू में आ जाता है। रियो डी जेनेरो में सबसे पहले ये चीज हुआ था, एजेंडा 21, इसका मेन फंक्शन था। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी को लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। ये आप स्टेटमेंट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई ये क्या है, तो गांधी जी ने इस स्टेटमेंट को कहा था। जैसे ऊपर आपने प्रिंट वाले मार्टिन लूथर का देखा था, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग का। भू निम्नीकरण के क्या क्या कारण है, इसको हम अभी देखेंगे। संरक्षण के क्या क्या कारण है, ये तो आपको पता है। मृदा के प्रकार, तो आप ये टॉपिक करके जाना। यहाँ पे मृदा के प्रकार है, एमसीक्यू भी पूछेगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी, समझे भाई। भाई समय का अभाव के कारण थोड़ी जल्दी जल्दी करवाया जा रहा है, बट आप टेंशन न लें, फाइनल में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगा। इस बार थोड़ा सा एग्जाम चल रहे थे, इसलिए वजह से इतनी सारी चीजें हो नहीं पाए। ठीक भाई, ये हो गया। दक्कन प्लेटू क्या होता है, ये द्वार क्या होता है, तराई क्या होता है, सतत पोषण विकास, ये आपको पहले बता चुका हूँ क्या क्या। वनरूपण अभी आपको देखना नहीं है। बांगर खादक, मृदा अपर्दन, एक एक क्वेश्चन कर लो भाई। ये देखो मृदा अपर्दन, ये भी क्वेश्चन आपके सामने कभी कभी एक एक नंबर में आ जाता है। तो उसके बाद में अब आते हैं यहाँ पे कुछ बताओ। ये देखो भाई, ये जो आपके सामने एक ये मोमेंट था, ध्यान सुनना। एक तो देखो, ये आपसे चिपको मोमेंट था, एक खिगड़ी आंदोलन था, एक साइलेंट वैली आंदोलन था, ये अपीको आंदोलन था, एक नर्मदा बचाओ आंदोलन था। ये मेरे भाई ये आपके क्या है, ये सारे सारे मेन इवेंट्स थे। कभी कभी ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, नहीं तो आपके सामने ऐसे मैचिंग वाले में आ सकता है। क्योंकि अब भाई ट्रेंड ऐसे ही चल रहे क्वेश्चन पे, क्योंकि सीबीएसई समझ गया है पुरानी चीजें बार बार रिपीट करने का कोई फायदा है नहीं, समझे। तो चलो आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन दिखाता हूँ।
लॉन्ग क्वेश्चंस में आप ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि अभी हमारा मेन मकसद लॉन्ग क्वेश्चंस है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे छोटे मोटे क्वेश्चंस कैसे। सबसे पहला चैप्टर में सबसे पहला मतलब कि क्वेश्चंस जो है आपके सामने, एक ये रेगुलर मिट्टी को दो विशेषताएं बताएं जो काली मिट्टी होता है। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया। उसके बाद में भूमि न्यूनीकरण की मानवीय गतिविधियों के बारे में बताना है। इतना कर लो, इतना सफिशियंट है। जो जो बता रहा हूँ मेरे भाई, ये मत सोचना हवाबाजी चल रही है, ये आपके साथ पूरी ऑथेंटिक चीजें। ये आपको देखिए एक नंबर में मतलब कि ये आ जाएगा, एक नंबर 1992 में rio de Janeiro ब्राजील में ये सब चीजें हुई थी। समझे मेरे? आपको सोर्स बेस भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो सोर्स बेस के लिए भी तैयार हो, क्योंकि सोर्स बेस आपको इसी से देखने को मिल सकता है। उसके बाद सेकंड चैप्टर वन और वन संसाधन, यहाँ से आपके ये देखो ज्योग्राफी के अंदर में आपके सामने फैक्चुअल डेटा है। इन फैक्चुअल डेटा को कलेक्ट करो भाई, आप सारे क्वेश्चन कर दोगे। तो मेरे भाई उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, देखो लॉन्ग क्वेश्चन पर आएगा सीधा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ समझ आएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस कर लोगे तो आपके लिए सारी चीजें हो जाएगा एक बार। ठीक है भाई, देखो ये पॉइंट यहाँ से आप बना के लिख सकते हो कि जो आज के जमाने में वन क्षेत्र के कम होने के कारण क्या है, कृषि क्षेत्र का विस्तार हो गया, बड़ी विकास परियोजना आने लगी, खनन करने लगी, पशुचारण ईंधन के लिए लकड़ी काटने लगे, औपनिवेशिक वन नीति आने लगी, नई नई पॉलिसी आने लगी। तो ये सारी चीजें हैं जिसका इंपॉर्टेंट है आपके सामने कि वन का कम होना क्या क्या है। समझे? क्योंकि देखो पॉपुलेशन जो है बढ़ती गई, स्पेस उतना है भाई, जीवन सबको काटना है, इसकी वजह से वहां पे सारी चीजें अवेलेबल करवाया गया, सरकार के द्वारा बहुत सारे नियम बनाए गए। तो भाई एक रीजन था मैं इसका, और कुछ भी नहीं है। समझे भाई? तो ये पॉइंट हो गया। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट मानो ना कि आपके सामने यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से आपके केस बेस आएगा। तो इस चैप्टर से केस बेस आने के पूरी पूरी चांसेस रखो कि केस बेस आपके पक्का यहाँ से केस बेस ही आना है। समझे भाई? तो ये पॉइंट आप तैयार कर लो। उसके बाद आपके सामने आई जाता है दो प्रश्न। देखो बड़े बड़े क्वेश्चंस को देखते हैं क्या करना है, लेकिन यहाँ से जो भी चीजें मेरे को लग रहा है, जैव विविधता से क्या समझते हैं, एक जैव विविधता का टॉपिक कर सकते हो। उसके बाद अब लग नहीं रहा ऐसे कुछ है, जो भी क्वेश्चन होगा आप यहाँ पे सीधा सीधा बड़े पैमाने पर विकास परियोजना भी महत्वपूर्ण योगदान रहा कथन की व्याख्या कीजिए। तो भाई ज्योग्राफी के अंतर में खास करके इस चैप्टर से वन वाले से मोस्ट इंपोर्टेंट मानो आपके केस बेस आने के चांसेस है। समझे? तो ये पॉइंट आपको मैंने बता दिया। समझे दोस्त? तो चलो अब आगे देखते हैं। आपके पास और वन संरक्षण सभी वनों को किसी भी पर्यावरण संरक्षण के तीन उदाहरण, एक ये क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि पर्यावरण अगर हम वन की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात न करें तो फिर वो बातें अधूरी रह जाएगी। ये मेरे भाई जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आपको फैक्ट के ऊपर बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, आपको चैप्टर रीड नहीं भी किया है, इन सब टॉपिक को कर लोगे तो आप काम सेट कर दोगे वहां पे। ठीक है दोस्त, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जिस तरीके से आप यहाँ पे अगला चैप्टर जो आपके सामने है, चैप्टर नंबर 3 है भाई। चैप्टर नंबर कौन सा है यहाँ पे देखें एक बार, चैप्टर नंबर आपके सामने आता है 3 जल संसाधन। ये जल संसाधन है जो आपको पानी के बारे में पूरी चीजें पता, उनकी थोड़ी थोड़ी ओवरव्यू ले सकते हो। मैं भाई ये सब चीज तो पढ़ा देता, लेकिन भाई अभी थोड़ा समय कम है। एक ये आपके यहाँ पे करके जाना, भू उद्देश्य नदी परियोजना, ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। समझे? तो ये सारी चीजें आपकी मैप है। अभी तो मैप आपको पता ही कर गया कि भाई देखो बहु उद्देश्य परियोजना की क्या क्या आलोचनाएं होती है। 2 नंबर का हिस्ट्री का मैप और 3 नंबर ज्योग्राफी के भाई करके जाना। मैप मैं पहले करवा चुका हूँ, आप सर्च करके उसे देख सकते हो, नहीं तो कम्युनिटी पोस्ट में मैं आपको वहां पे इनकी लिंक डलवा दूंगा। समझे दोस्त? ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, लॉन्ग क्वेश्चन इससे कैसे कैसे बनेंगे, तो वो भी एक आप नजर डाल लो कि किस तरीके से क्वेश्चन ये बन सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलो अब आते हैं। जैसे आपके सामने 2 3 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, चलो हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। ठीक है, एक ये कर लेना, भाखड़ा नागल परियोजना जो था पानी को कम उद्देश्य का पूरा होता है, एक ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये एक जल मतलब जल दुर्लभता क्या है, भारत में बहु उद्देश्य परियोजनाओं के क्या क्या मेन कारण है। तो मेरे को ये भारत में बहुत ये वाला, तो अगर आप इतने टॉपिक करोगे तो इतना ज्योग्राफी की थर्ड चैप्टर आपका फिर बोल जाएगा यहीं पे, ज्यादा इसमें कुछ बचा नहीं। समझे मेरे? तो चलो नेक्स्ट जो आपके सामने है, एक में तो आपके सामने वो अर्थव्यवस्था में तो पूरी आपके मैप ही आएगा। ठीक है ना दोस्त? ये सारी चीज भाई मजा आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक कर दो, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृषि वाले से आपके छोटे निर्वाह कृषि, गैस कृषि, ठीक है, ये सारी चीजें आप कर लेना। और रबी खरीद में भी के सामने ये रबी क्रॉप्स और खरीद क्रॉप में भी आपके सामने कभी कभी ये क्वेश्चंस या डिफरेंशिएट भी पूछ दे, नहीं तो एमसीक्यू बेस भी आ जाएगी। समझे भाई? ये कब पढ़ाया जाता है, कब उगाया जाता है, ये सारी चीजें पूछ लेगा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक भाई, तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे भारत के ये बेवर मध्य प्रदेश में बेवर दरिया, ये तो लग नहीं रहा मेरे को।
HIV हरित क्रांति, एक मेरे भाई एक ये रखना, ये श्वेत क्रांति वाला, एक हरित क्रांति वाला। HIV बीजों का क्या मतलब, HIV हाइब्रिड सीड था, मतलब सीड थी जो कि भाई आपके सामने बहुत ज्यादा, ये देखो जूट को सुनहरा रेशा, ये गोल्डन फाइबर कहा जाता है, ये आपके एक नंबर में आ जाएगा। सबसे ज्यादा अगर हम जूट की बात करते हैं तो जूट जो भाई सबसे ज्यादा बांग्लादेश में होता है। कहाँ पे? बांग्लादेश में होता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि जूट के लिए सबसे अच्छा क्लाइमेट उन्हीं के देशों का है। ठीक है, चलो अब लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ आएगा काफी काफी चीजें किस तरीके से आ रही है पेपर में, समझे भाई। बार बार कैसे पूछा जाता है प्री बोर्ड, तो भाई टोटली आपके सपोर्ट से आएगा, इतनी तो गारंटी है। गहन निर्वाह खेती और वाणिज्यिक खेती के बीच में डिफरेंशिएट भी आ सकता है। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में डिफरेंशिएट भी आ सकता है, पहले ही ऊपर डिस्कस किया हमने। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और अगला जो पॉइंट है आपके सामने एक इंपॉर्टेंट है, भारत में कृषि में सुधार हेतु आवश्यक संस्थागत उल्लेख करना है यहाँ पे। तो इतना पॉइंट हो गया। चलो अब आगे इसमें कुछ बचता नहीं है। हाँ, एक ये पॉइंट देखो, कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये पॉइंट समझ आ गया आपको। तो चलो मेरे भाई चलते हैं। अब जो है अगला आपके ये चैप्टर से तो पूरी मैथ ही आएगा, तो उतना तो आपको कुछ करना नहीं है। देखो अगला देखते हैं, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। यहाँ से खनिज ऊर्जा संसाधन से खनिजों के स्थल देखते हैं। चाहो एक सेकंड, इससे भी कुछ क्वेश्चन तो आया होगा। यहाँ पे खनिजों का पूरा डिटेल है, कहाँ से कौन से खनिजें मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें तो ज्यादा कोई लंबा समय है नहीं। एक सेकंड रुक जाओ भाई, पूरा एक सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद डिस्कस करते हैं। 2 सेकंड प्लीज यार, समझे भाई। ये पॉइंट हो गया, उसके बाद तो देखे क्या है इसके अंदर में। एक सेकंड दोस्त, 1 मिनट। भारत में कोयला भंडार, खनिज, ताप, विद्युत, जल विद्युत, अग्नि तथा क्रांतिक चट्टानों निर्माण का प्रयोग, खनिज हवाले किस प्रकार। भारत में कोयला भंडार, भारत में खनिज संरक्षण, ठीक है। विकास खंड का उपयोग गैस, बायोगैस, ग्रामीण गैसों के लिए किस प्रकार पाइपलाइन गैस की सहायता से धमनी कहा जाता है। एक ही मेरे भाई, एक किस तरह गैस पाइपलाइन को गैस यातायात की धमनी कहा जाता है। एक ही क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि लास्ट ईयर में भी आया था, इसलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सब रिपीट होगा, क्योंकि इस चैप्टर में लिमिटेड क्वेश्चन है, इसलिए मेरे भाई ये सारी चीजें रिपीट भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद ये अग्नेय चट्टान और कैल्थिक चट्टानों के बीच का निर्माण किस प्रकार से होता है, एक ये देख लेना, क्योंकि ज्योग्राफी है तो मे भी आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए। इस वाले से मेरे भाई जो अगले हैं, ये तो पूरा पूरा चट्टानों तक को बता रहे कहाँ पे क्या मिलता है। इसे विनिर्माण उद्योग, ठीक है, विनिर्माण उद्योग में देखिए कुछ है भौतिक मानवीय, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कच्चे माल का आधार, उद्योगों का वर्गीकरण का आधार। मेरे भाई ये देखो, आप ना उद्योगों को किस तरीके से आप बांट सकते हो, उद्योगों का वर्गीकरण का आधार आप पढ़ के जाना। देखो उद्योगों के वर्गीकरण के आधार, जैसे कि मान लो कच्चे माल के स्रोत के आधार क्या क्या होते हैं, प्रमुख भूमि मतलब भूमिका क्या होते हैं, पूंजी निवेश क्या होता है, स्वामित्व के आधार क्या होते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी नहीं मेरे भाई, मैं कितना बताऊँ, बहुत बहुत कम है इसके अंदर में। ठीक है, बट आपको एक क्वेश्चन समझ के जाना है, इसमें आप कहाँ पे क्या 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 चीज उगता है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, याद रखना मेरे लिए। क्योंकि आप पे लाइट पड़ रही, इसलिए मैं कैमरा में देखा नहीं जा रहा, क्योंकि भाई अभी देखोगे रात के भाई कितना बज रहा है, भाई 2:30 बज रहा है, तो इसलिए मैं कैमरे पे देखा नहीं जा रहा है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। बट अभी मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ ये सारे क्वेश्चंस, जो इसमें और क्वेश्चंस बन सकते हैं लोग। चलो सबसे पहले एक आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, ये स्वास्थ्य एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच में अंतर, ये आप पक्का करके जाना, चाहे कुछ हो ना हो, यहाँ से ये कर लोगे इतना सफिशियंट है। विनिर्माण का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन करके चले जाना, ये 2 क्वेश्चन करके चले जाना, आपको पूरा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में औद्योगिक की क्या, एक थोड़ा सा पॉइंट याद करो, औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के साथ चलती कथन को व्याख्या करना। ठीक है, एक ये क्वेश्चन अगर इतना कर लिए तो इतना सफिशियंट है। डन है मेरे भाई। तो नेक्स्ट आते हैं आपके सामने आता है नेक्स्ट, जो कि आपको सामने इस वाले चैप्टर से जो अगला नेक्स्ट है, इससे आपको मैप करना है। क्या भाई, यहाँ पे एक सत्ता की साझेदारी, वो तो चलो उसको हो गया। ये आपके सामने सिविक्स का जो आपके सामने सत्ता का साझेदारी है मेरे भाई, इसके अंदर से आपको क्या टॉपिक करना है, मैं 2 टॉपिक बताता हूँ आपको। एक टकराव को रोकने का, ये नहीं 1966 कानून उठाए गए कदम, एक तो ये भी था 1956 का ये कानून भी था। ठीक है, एक मिनट भाई आप ना कुछ मत करो, अगर आप करना चाहते हो तो सबसे पहले आप ये 2 टॉपिक कर लो। ये आप सत्ता साधन, एक तो ये क्षेत्रीय वितरण, ठीक है, एक ये हो गया कौन, क्षेत्रीय, जैसे सत्ता का उद्विग्न हो गया, सत्ता का क्षेत्रीय वितरण हो गया। ये दोनों टॉपिक कर लोगे तो आपके लिए सफिशियंट है। मैंने क्या बोला आपको, ये दोनों टॉपिक कर लो। देखिए सत्ता का ऊर्ध्वाधन वितरण, सत्ता का क्षेत्रीय वितरण, तो ये आप सामने क्या है, ये क्षेत्रीय वितरण है।
ठीक है। ये क्षैतिज वितरण के बाद में आपके सामने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ऊर्ध्वाधर वितरण, ये दोनों, अगर भाई ये दोनों कर लेते हो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, इतना सफिशियंट है दोनों क्वेश्चन के लिए। तो अभी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ क्या क्या चीज है। ठीक भाई, ये पॉइंट होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई आपके सामने, ये दो नंबर का किस तरीके से क्वेश्चन है, तो ये पॉइंट आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आता है। देखो मेरे भाई, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि जिससे कि आपके पास भी समय बच जाए, फाइनल के लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छा अल्टीमेट सारी चीजें लेके आऊंगा। देखो दोस्त, श्रीलंका में गृह युद्ध क्यों छिड़ा, ये आप सब नॉर्मल सी बातें जानते हो। ठीक है, बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में टकराव के सवाल को अलग तरीके से किस प्रकार सुलझाया, एक ये पॉइंट हो गया। शक्ति क्षेत्र, ये क्षेत्र और संस्कृति विविधता ने बेल्जियम का सरकार अपनी जातीय समस्या का समाधान कैसे किया, ये तो आप जानते हो। एक ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत सरकार किस तरीके से इसे देख सकती है। देखो, एक सत्ता के साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा के 4 पॉइंट क्या क्या थे, तो ये हो गया बेल्जियम सरकार वाला, छोड़ो यहाँ पे बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे जो दो तरह के, एक तो वर्टिकल प्रोजेक्टर ऊर्ध्वाधर और जो क्षैतिज वाला था, वो दोनों आगे आप टॉपिक कर लोगे तो आपके यहाँ से क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर आ गया जो आपके साथ संवाद है। यहाँ से भी आपके सामने क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो देखो, एक तो आपके सामने ये क्वेश्चंस होता है संज्ञानात्मक सरकार, एक विकल्पात्मक सरकार। तो ये भी पॉइंट आपके सामने, क्योंकि संवाद यूनियन को कहते हैं। ठीक है, कमिंग टुगेदर, ये होल्डिंग टुगेदर, एक साथ आना, और ये वाले टॉपिक जो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो तो आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ से आपके सामने संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, यहाँ से आपके सामने क्या होगा, ये एमसीक्यू आएगा। ठीक है, अब हो सकता है 2 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाए, तो ये सारी चीजें पूछ लेगा। जैसे मान लो ये बैंकिंग सिस्टम, संचार, ये मुद्रा किस किस के अंडर में क्या क्या चीज है, तो ये सारी चीज, जैसे मान लो यहाँ विवाह है, तो ये समवर्ती सूची में शिक्षा किसके बीच में आता है, तो ये सारी चीजें आपके इससे पूछ देगा। समझे तो ये सारी चीजें हो गई है। उसके बाद में आपके सामने भाषा का राज, एक तो ये वाला पॉइंट आप करके जाना भाई। ये भाषा नीति जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा है। यहाँ पे 21 भाषाओं का अनुसूची दर्ज किया था मेरे भाई, आप यहाँ पे 22 भाषा थी। तो ये भी पॉइंट, ये देखो भाषा का नीति, ये आप जरूर करके जाना, जो आपके शेड्यूल मतलब अनुच्छेद 343 में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में आपके सामने केंद्र और राज्य के संबंध, क्या मेरे भाई, ये केंद्र और राज्य के संबंध, अगर इतना कर लोगे तो इतना आपके लिए क्या होगा, सफिशियंट होगा। इससे आगे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, पंचायती राज वाला एक ये तो क्षैतिज जो ऊपर आपने देखा ना वहां पे, ये ऊर्ध्वाधर वितरण वाला और ये क्षैतिज वितरण वाला, तो ये दोनों टॉपिक आप जरूर कर लेना। यहाँ पे इसे वर्टिकल कहते हैं, उसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो ये पॉइंट